राजमहल का प्रांगण धूप से सुनहरा चमक रहा है। एक विशाल मैदान के बीचों बीच खड़ा है राजसी हाथी मेघराज। उसका शरीर गहरे भूरे रंग का, उस पर सोने की झालर से सजे हौंदे और उसके माथे पर चमकता रत्न, जैसे वो स्वयं देवताओं का दूत हो। राजा वीरेंद्र अपने स्वर्णिम वस्त्रों में सजे उसके सामने खड़े हैं। पास में मंत्री और सेनापति भी खड़े हैं। सभी की निगाहें उसी पर टिकी हैं। राजा वीरेंद्र मुस्कुराकर अपने हाथ से उसकी सूंड को सहलाते हुए उससे कहते हैं, मेघराज, मेरे जीवन का सबसे वफादार साथी। जब जब रणभूमि में संकट आया, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर बार जब शत्रु सेना हमारी सीमाओं तक पहुंचती थी, तेरी चालों और साहस ने मुझे विजय दिलाई। सेनापति गंभीर स्वर में कहता है, महाराज, एक योद्धा की जीत सिर्फ उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके विश्वास पात्र साथी से भी होती है, और मेघराज जैसा साथी तो सौभाग्य से ही मिलता है। जिस तरह वो शत्रुओं की चालों को पहचान लेता है, मुझे तो लगता है उसमें कोई दिव्य शक्ति है। मंत्री थोड़ा हंसते हुए कहता है, एक बार की बात याद है महाराज, जब मगध के राजा ने हमारे शिविर पर अचानक हमला कर दिया था। सैनिक बिखर गए थे, लेकिन मेघराज ने आगे बढ़कर अकेले ही उनके हाथी दल को चारों खाने चित कर दिया था। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन मेघराज ना होता तो शायद मैं आज जीवित ना होता। मेरे पिता जब इस हाथी को मेरे लिए लेकर आए थे, तब उन्होंने कहा था, वीरेंद्र, ये हाथी केवल एक पशु नहीं है, ये तुम्हारा रक्षक है। इसे मित्र समझो, स्वामी नहीं। राजा की आंखें नम हो जाती हैं। मेघराज धीरे से अपनी सूंड राजा के कंधे पर रख देता है, जैसे कह रहा हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। ये क्षण इतना शांत, इतना भावपूर्ण है कि वहां खड़े हर दरबारी की आंखें इस दृश्य को एक श्रद्धा भाव से देख रही है। महाराज, मैंने देश विदेश में अनेक सेनाएं देखी हैं, पर कहीं भी ऐसा नहीं देखा कि कोई राजा अपने हाथी को इतने स्नेह से देखे। क्यों ना देखो, वो सिर्फ एक साथी नहीं, मेरा सौभाग्य है। क्या तुम्हें पता है, ये मेरे मन की बातें भी समझ जाता है। क्यों मेघराज, याद है पिछली बार जब मैं व्यथित था, तू चुपचाप मेरे पास आ खड़ा हुआ था। मेघराज धीरे से सिर हिलाता है, जैसे वो राजा की हर बात को समझ रहा हो। उसके शरीर पर हल्की हवा चलती है और उसकी घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में एक संगीत घोल देती है। राजा और हाथी का ये संबंध कोई साधारण नहीं। प्राचीन काल में भी जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से युद्ध किया था, तो उनके साथ भी एक ऐसा ही हाथी था, जो युद्ध के मैदान में उनकी शक्ति और आत्मा बन गया था। शक्तियां बहुत होती हैं, पर जब वो आत्मा से जुड़ जाए, तब ही सच्ची विजय मिलती है। इस गहन संवाद के बीच आकाश में धीरे धीरे सूर्य ढल रहा है। मेघराज धीरे धीरे चलकर मैदान की परिक्रमा करता है, जैसे हर कोने को अपनी दृष्टि में ले रहा हो। जैसे उसे आभास हो
कि कोई संकट पास आ रहा है, लेकिन अभी सब शांति है। राजमहल के बाहर फैला था एक घना, शांत और रहस्यमय जंगल। हरियाली से ढकी हुई धरती, ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया और पक्षियों की मधुर ध्वनियां। ये वही जंगल था जहां मेघराज अक्सर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने आया करता था। राजा ने उसे खुली छूट दी थी कि वो हर तीसरे दिन जंगल की सैर कर सकता है। उस दिन भी सूर्य अपनी ऊंचाई पर था। मेघराज धीरे धीरे जंगल में प्रवेश कर रहा था। उसका विशाल शरीर वृक्षों के बीच से रास्ता बनाता जा रहा था, लेकिन उसके पैर इतने कोमलता से पड़ते थे कि जमीन पर मुश्किल से निशान बनते। जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था एक बूढ़ा व्यक्ति, धृतराष्ट्र। लंबी सफेद दाढ़ी, सूखे होठ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो साधारण ग्रामीण नहीं था। वर्षों से जड़ी बूटियों, पशुओं और मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान रखता था। वो पशुओं की चाल से उनके स्वभाव को पहचान सकता था। धृतराष्ट्र अपने आप से जैसे किसी दिव्य दर्शन में खोया हो कह रहा है, हे ईश्वर, ये क्या मैंने देखा? ये तो साधारण नहीं हो सकता। इसकी चाल, इसकी आंखों की गहराई, ये तो जैसे किसी ऋषि की आत्मा हो। मेघराज धीरे धीरे पास आया। वो जानता था कि कोई मनुष्य पास है, लेकिन उसमें कोई भय नहीं। उसने अपनी सूंड से पेड़ की टहनी को सहलाया और एक तरफ खड़ा होकर जल पीने लगा। धृतराष्ट्र धीरे से उठता है। ओ राजहाती, मैं जानता हूँ तू कौन है। तू ही वो मेघराज है जिसकी वीरता की कहानियां मैं वर्षों से सुनता आया हूँ। तू राजा वीरेंद्र का अभिन्न अंग है। मेघराज ने सिर घुमाकर बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल शांति थी, जैसे वो जानता हो कि ये मनुष्य कोई सामान्य उद्देश्य लेकर नहीं आया। यदि ये हाथी मेरे पास हो जाए तो मैं किसी भी राज्य को, किसी भी सेनापति को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। ये सिर्फ एक हाथी नहीं, एक जीवित अस्त्र है। वो धीरे धीरे मेघराज की ओर बढ़ा। जेब से निकालकर कुछ जड़ी बूटियां हवा में उड़ाई और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। एक मृदु मीठी सुगंध हवा में फैल गई। आओ मेघराज, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं भी तुम्हारा मित्र बन सकता हूँ। लेकिन मेघराज पीछे हट गया। उसकी आंखें सिकुड़ गई। अब उसमें शांति नहीं, चेतावनी थी। वो जानता था कि ये बूढ़ा साधारण नहीं है। उसकी सूंड जमीन पर बार बार थपथपा रही थी, जैसे वो खतरे का संकेत दे रहा। ये तो सचमुच बुद्धिमान है। इतने वर्षों से मैंने ना जाने कितने पशु वश में किए, पर कोई भी बुद्धि नींद में उतनी तेज नहीं होती। धृतराष्ट्र ने छुपके से एक थैली से महीन चूर्ण निकाला। वो एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी थी जिसे जानवर सूखते ही गहरी नींद में चले जाते। वो उसे मेघराज के पास उड़ा देता है। मेघराज हल्के से डगमगाता है। हल्की चिंगाड़
और फिर धीरे धीरे गिरता है जमीन पर। जंगल की शांति टूटती है, पक्षी उड़ जाते हैं, हवा में चिंता भर जाती है। धृतराष्ट्र धीरे से पास आता है, हाथी की नाड़ी देखता है और मुस्कुराता है, और फिर धीरे से हाथी के कान में कहता है, तू बहुत समझदार था मेघराज, पर मैंने जीवन भर छल सीखा है। अब तू यही रहेगा और महल में जाएगा तेरा प्रतिरूप, जो तेरी जगह लेगा और जो मेरा औजार बनेगा। असली मेघराज अब जंगल की छाया में बेहोश पड़ा था और धृतराष्ट्र की चालें महल की ओर बढ़ने लगी थी। एक साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। गहरे जंगल में जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां था धृतराष्ट्र का एकांत आश्रम। वर्षों से वो यहाँ पशु विज्ञान, औषधियों और मनोविज्ञान का अध्ययन करता आ रहा था। चारों ओर लताओं से ढका हुआ उसका छोटा सा कुटीर एक तपस्वी का निवास लगता था, पर भीतर चलता था छल, वासना और लोभ का खेल। जैसे ही मेघराज बेहोश होकर जमीन पर गिरा, धृतराष्ट्र ने 2 विश्वसनीय शिकारी सहायकों को संकेत दिया। वो तुरंत झाड़ियों के पीछे से निकले और असली मेघराज को रस्सियों से बांधकर गहरी झाड़ियों में छिपा दिया। फिर धृतराष्ट्र ने उस पर अपनी खास औषधियां छिड़की, जिससे वो कुछ दिनों तक गहरी नींद में ही पड़ा रहे। और वो अपने सहायकों से कहता है, याद रखना, कोई भी इस हाथी को ना देखे। जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो, वो यही छिपा रहेगा। अब समय है मेरे नकली मेघराज को राजमहल पहुंचाने का। और फिर सामने लाया गया एक दूसरा हाथी। वो आकार में मेघराज से थोड़ा छोटा था, चाल में सुस्त और आंखों में वो तेज नहीं था जो मेघराज में था। धृतराष्ट्र ने महीनों पहले से ही उसको सिखाना शुरू कर दिया था। मेघराज की चालें, उठने बैठने का ढंग और यहाँ तक कि राजा के इशारों पर प्रतिक्रिया देना भी सिखा दिया था। छलराज, आज से तेरा नाम यही होगा। तू अब इस राज्य के सबसे विश्वास पात्र प्राणी की जगह लेगा। तू वो बनेगा जो तू नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, केवल शरीर की नकल काफी नहीं, तेरी आंखों में भी वही विश्वास दिखना चाहिए। धृतराष्ट्र ने छलराज के माथे पर वैसी ही स्वर्णिम पट्टी बांधी जैसी मेघराज पहनता था। उसके शरीर पर वैसे ही वस्त्र, घंटियां और राज चिन्ह लगाए गए। उसके पैरों में वही रुंझुन करती जंजीरें, जिनकी आवाज सुनकर पूरा महल उसे पहचानता था। आज से तू केवल एक हाथी नहीं, तू एक धोखे की प्रतिमूर्ति है। तेरे माध्यम से मैं राजा वीरेंद्र की शक्ति को कमजोर करूंगा। जब तू युद्ध भूमि में असफल होगा, जब तेरे कारण राजा हारेगा, तो वो टूट जाएगा और तब मैं उसे बोरा बनाकर अपने हाथों की कठपुतली बना दूंगा। छलराज अब पूरी तरह मेघराज की छवि में ढल चुका था। धृतराष्ट्र ने उसे हल्के नशीले तत्वों से शांत किया ताकि वो उत्तेजित न हो, और सुबह होने से पहले ही 2 सहायकों के साथ उसे महल की ओर भेज दिया गया। वीरेंद्र, तू सोचता है तुझे हर युद्ध जीतने वाला हाथी मिला है? अब देख,
तेरा वही साथी कैसे तुझे विनाश की ओर ले जाएगा।